हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज जो है नागपुरी टेस्ट 2 का एनालिसिस है। पूरे डिटेल्स में हम लोग इसका 100 प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। तो भाई ये कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और कैसे किस प्रकार एनालिसिस हो रहे हैं, ये मुझे क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भाई जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ये टेस्ट जो मिलेगा 20+ सेट है, ठीक है। नागपुरी अगर आपका लैंग्वेज पेपर है तो 20+ सेट है, ओनली 149 में अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस, ठीक है। एडी क्लासेस यहाँ जो है एडी झारखंड क्लासेस पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल जो पूरा वीडियो नागपुरी का फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है। लेकिन एडी क्लासेस पर अभी जो है टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्द से जल्द एडी क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड करें। और यहाँ आपका संपूर्ण कोर्स है नागपुरी का 399 में, है ना। और जैसे झारखंड का नोट्स ओनली 149 में अवेलेबल है, झारखंड का प्रैक्टिस सेट 149 में, झारखंड करंट अफेयर्स ओनली 49 में, ये सब सारे चीज़ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप अगर सक्सेस करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, 140 में 130 प्रश्न लाना चाहते हैं, ठीक है, 140 में 130 प्रश्न लाना चाहते हैं, तो एडी झारखंड क्लासेस से जुड़े, ठीक है। एडी झारखंड क्लासेस से जुड़े और एडी क्लासेस ऐप तो अवश्य आप डाउनलोड करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, है ना। चलिए क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अभी जो होगा, चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो अभी होगा क्या चीज़, एनालिसिस होगा 100 प्रश्न का, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सेट मिलेंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप, है ना। 149 में 20 से 25 के बीच में आपको सेट मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, रंथू सिंह के बाजार जाए बेरा सलाम गोंजू रंथू के कहेला, ठीक है। यानी यह रंथू के गोंजू भी कहा जाता है, रंथू के गोंजू भी कहा जाता है, याद रखें। तो यहाँ जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि रंथू सिंह के बाजार जाए बेरा सलाम गोंजी के कहे ना, तो कौन कहता है, मनसा भाई। तो मनसा कौन है, मनसा कौन है, तो ये सुखू कर धांगर है कहीं, ठीक है। केकर सुखू कर, ये मनसा धांगर है। और ये जो प्रश्न है कहाँ से लिया गया है भाई, तो ये जो प्रश्न है ये रंथू सिंह कौन कहानी कर पात्र है, तो एक चकता रौद से ये कहानी लिया गया है। तो इसके एक चकता रौद के लेखक कौन है कहीं, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है यहां दूसरा नंबर प्रश्न, रंथू सिंह घीनू हलवाई के पास से काले लग, ठीक है, कौन कौन मिठाई लिए, ठीक है। यही बात है कि रंथू सिंह घीनू हलवाई के पास, ठीक है, कौन कौन मिठाई ले लग या उनके पास से क्या क्या लिए, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो हो जाएगा बालूशाही और प्याव दोनों लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो इसके जो लेखक हैं प्रफुल्ल कुमार राय हैं, ठीक है। एक चकता रौद के जो लेखक हैं कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय। कौन, प्रफुल्ल कुमार राय, है ना। यहां देखिए प्रफुल्ल कुमार राय, एक चकता रौद से लिया गया है, लेखक कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय। तो प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था, ठीक है, यहाँ विवादित इनका जन्म तिथि है। 2 बुकों में अलग अलग, 4 बुकों में सारे, मतलब कि 2-4 बुकों में 2 अलग अलग इनका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में दोनों डेट ऑफ बर्थ इनका कमेंट करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, बिंजिया कर कितना उम्र होवत रहे जब बिंजिया कर माई, ठीक है, बिंजिया कर कितना उम्र होवत रहे जब बिंजिया कर माई का के निधन हो गिलक। तो जब बिंजिया के माई के निधन हो गया था, है ना, तो बिंजिया कर कितना उम्र हो रहा था उस टाइम, तो भाई इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 6 वर्ष हो रहा था। 6 वर्ष जब बिंजिया का हुआ था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर सेट तो ठीक है लेकिन आपका जो है ये आपका ग्रीन कलर आ जा रहा है। तो बाबू ऐसा बात है ना कि ये जो आप टेस्ट लगाएंगे ना तो वो ग्रीन कलर ही हो जाता है। टेस्ट के बाद अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, हाँ, टेस्ट के बाद पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसी प्रकार से आपका ग्रीन कलर आया हुआ होगा,
ठीक ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ सेट मिलेंगे। अगर आप सेट लगाना चाहते हैं, आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य देखिए टोटल वीडियो, इसमें बहुत सारे आपको जानकारी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, यहाँ आपका कंफर्मेशन आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। सेट लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप ये समझेंगे कि आप कितना पानी में है, कहने का मतलब आपका कितना अभी लेवल बना है, ठीक है। तो बिंजिया जो आपका ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो बिंजिया कौन लेखक है बिंजिया के, तो ये जो है शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। शारदा जो है, शारदा प्रसाद शर्मा, शारदा बिंदिया लगाती हैं। शारदा एक मान लीजिए कि महिला है तो वो बिंदिया लगाती है, लेकिन शारदा प्रसाद महिला नहीं। तो एक शारदा नाम, ठीक है, लड़की जैसा है, तो शारदा प्रसाद बिंदिया लगाती हैं। ऐसे इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि बिंजिया शारदा प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसमें कोई बुरा ना मानेंगे। चलिए, आपका 4th नंबर प्रश्न क्या है, गोतिया कुटुम कौन सांझ विदा होलक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गोतिया कुटुम जो है, आप इतना बड़ा नागपुरी पेपर 2 में ये चीज़ आप कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि ये कहाँ से लिया गया है, तो बिंजिया से ही लिया गया है, ठीक है। और ये जो बिंजिया से लिया गया है, तो गोतिया कुटुम है ना, गोतिया कुटुम कौन सांझ विदा हो गलक, तो तीसर सांझ विदा हो गलक। और यही तीसर सांझ सोहराई, ठीक है, कौन, बिंजिया कर बाप कर का नाम रहे, सोहराई। सोहराई के पनियास शुरू हो गए रहे, सोहराई के तीसर सांझ का शुरू हो गए रहे, पनियास। ये चीज आप एकदम आप नोट कर लेंगे, का चीज शुरू हो गए रहे, पनियास, ठीक है, उसका प्राण निकलने लगा था बिंजिया के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, बिंजिया के बाघ तरी कौन जात ले रहे, बिंजिया के बाघ तरी कौन जात ले रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मोहरा, दूसरा बी है सोहराई, सी रतिया, और ये डी मुरहा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुरहा। बहुत सारे स्टूडेंट मोहरा मार दिए होंगे, दैट्स द कंफ्यूजन शब्द, ठीक है। तो भाई ध्यान दें, है, क्वेश्चंस पढ़ें, डायरेक्टली हवा में ना मारें। क्वेश्चंस को अगर नहीं समझ में आए तो 2 से 4 बार पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जाना हुआ प्रश्न, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो प्रश्न गलत ना हो एग्ज़ाम में, तो आप जो हैं अवश्य 2 से 4 बार प्रश्न पढ़ लें, तभी मारें, ठीक है। बहुत सारे 2 घंटा बहुत टाइम होता है, ठीक है, आपको पढ़ने हैं, देने हैं, तो 4 बार क्यों ना प्रश्न ही पढ़ लें, ठीक है। 2 घंटा बहुत टाइम होता है, ठीक है। भोलवा के दादा कहाँ कर वैद रहें, ठीक है। तो ये भोलवा कर दादा जो है कहाँ कर वैद थे, है ना। तो सबसे पहले ये मैं बात बता दूं कि ये जो भोलवा के बारे में बताया गया है, आपको हम टोटल डिटेल्स में बताएंगे। तो ये पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भोलवा के दादा कहाँ कर वैद, यानी कि कविराज, ठीक है। वैद जिसको वैद बोलते हैं, लेकिन ये वैद एकदम लेटेस्ट जमाना के थे, एकदम भूत मंत्र झाड़ फूक से लेकर आज तक सुइया जो देते हैं ना, वो वाला स्टेथोस्कोप तक था इनके पास, मतलब लेटेस्ट से लेकर अभी तक। तो ये जो थे कहाँ के, ये कविराज थे, तो रातू महाराजा के पास के यह कविराज थे, ठीक है। यानी कि ये कहाँ कर बैठे थे, तो रातू महाराजा जो हैं इन्हीं के पास ये रहते थे। तो भाई ये जो भोलवा जो है कौन कहानी कर पात्र है कई, तो सबसे पहले ये रद्दी कागज कर पात्र है कई। रद्दी कागज ले ला हो, रद्दी कागज, ये कौन चिल्लाते थे, यही भोलवा चिल्लाता था, ठीक है। अब एकर दादा, ठीक है ना, एकर दादा जो है कहाँ के नचनिया नल्ले था, ठीक है। आपको पिछले सेट में बताया है कहाँ के नचनिया नल्ले था, बुंडू, तमाड़, रांची, कहाँ से। अब एकर दादा जो कहाँ से आयल है, बंगाल, असम, कलकत्ता। आप अगर ओरिजिनल में पढ़ रहे हैं तो ये सारे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कमेंट सेक्शन एकदम वीडियो पॉज करके दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सारे चीज़ जो हैं आपको याद होंगे, ठीक है। आपको सारे चीज़ क्यों याद करवाते हैं, भोलवा कर दादा के पास कितना खाली खेत रहे, ठीक है। जो प्रश्न है ये भी प्रश्न जो है, भोलवा कर दादा के पास कितना खाली खेत रहे, तो ये जो है आपका देख लीजिए 7 से 8 खाली खेत रहे। कितना खाली खेत रहे, 7 से 8 खाली खेत रहे। कितना खाली, 7 से 8 खाली भोलवा कर दादा के पास रहे, ठीक है, याद हो गया। पीटर कर बेटा रंजन का करत रहे, तो पीटर कर बेटा रंजन का करत रहे, आप जल्दी बताएं, 8 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पीटर और नीरल है, ये जो कहाँ से लिया गया है, पीटर और नीरल, ये क्रिसमस कर सांझ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है प्रश्न,
क्रिसमस कर सांझ से जेकर लेखक है, क्रिसमस कर सांझ कर लेखक कौन है? ये आपका कुमारी बासंती हैं। तो भाई पीटर कर बेटा रंजन का करत रहे, ये गिटार बना रहा था। क्यों भाई? कि ये 25 दिसंबर के जो क्रिसमस का दिन है वो बिहाने बिहान गिटार बजाएगा, इसके लिए। ठीक है, क्रिसमस का सांझ शिष्ट कथा से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? कुमारी बासंती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये प्रश्न जो है आप लोग की सफलता के लिए बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। आपको जो है एडी क्लासेस पे आप सेट लगा सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। एनालिसिस जो है आपको यूट्यूब पर मिलेगा। कहाँ? यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो भाई ये मत समझिएगा कि भाई हम लोग को तो एनालिसिस मिल ही जा रहा है तो सेट लगाने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई ये भूल में मत रहिएगा। आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, नहीं तो क्वेश्चन देखते रह जाइएगा, है ना। क्वेश्चन देखते देखते दिन गुजर जाएगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि सेट निकला हुआ है तो लगा ही लीजिए, लेकिन सेट लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो रोजी दीदी, नेक्स्ट, रोजी दीदी कर कुनकुरी अस्पताल में आउटडोर कर पारी हफ्ता में कितना दिन तक रहे, है ना। रोजी दीदी कर कुनकुरी, तो ये जो रोजी दीदी थी ना ये नर्स थी। चले तो ये पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रोजी दीदी कुनकुरी अस्पताल में आउटडोर कर पारी हफ्ता में कितना दिन रहे? तो एक हफ्ता में वह आउटडोर का 3 दिन जाती थी। कितना? 3 दिन जाती थी। कितना जाती थी? 3 दिन जाती थी। ठीक है, और यहाँ बताइए कि ये रोजी दीदी थी ना, कौन अस्पताल की नर्स थी? तो ये कुनकुरी अस्पताल कर यह रोजी दीदी नर्स थी। और रोजी दीदी थी ये जो थी बीच वाली बहन थी। कैसे भाई? ये जो पीटर है बड़का थे, ठीक है, और ये रोजी बीच वाली थी, और नीरल इससे छोट था। और नीरल को एकदम बच्चा जैसा, अपना बच्चा जैसा ये पाल पोस कर बढ़ाई, और उसी के चलते ये रोजी दीदी शादी नहीं की थी, सारे कुटुंब मन के भगा दी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एनालिसिस भी कैसा है, किस प्रकार का है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, है ना। रोजी दीदी कर कुनकुरी अस्पताल, देखिए यहाँ रिपीटेड हो गया प्रश्न, तो ये सब टेंशन ना लेंगे क्योंकि ये टाइपिंग में हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है ना, तो ये आप टेंशन ना लेंगे क्योंकि ये रिवीजन ही हो रहा है। रोजी दीदी कुनकुरी कर अस्पताल में आउटडोर कर पारी कितना दिन? 3 दिन तक रहे। चलिए अगला प्रश्न, मंगरू कौन खेत जोतत रहे? ठीक है, मंगरू कौन खेत जोतत रहे? तो सबसे पहले ये जो है दाढ़ी जोइन खेत जो है जोत रहा था। कौन खेत जोत रहा था? दाढ़ी जोइन। ठीक है, ये जो है मंगरू कौन खेत जोत रहा था? दाढ़ी डोइन। तो ये देखिए ये जो था किसका ये मंगरू नौकर था? तो ये देवमन ओहदार के यहाँ यह काम करता था। और एक कौन? ढीपा टोली टूअर छोड़ी से यही देवमन ओहदार जो है क्या करा दिया था? इसका शादी करा दिया था टूरा छोड़ी से। ये तो टूरा था ही मंगरू, और वो टूरा छोड़ी से भी जो ढीपा टोली, दीपा टोली नहीं, जो रांची में ऊ वाला नहीं, यहाँ ढीपा टोली है। ठीक है, ढिबरी वाला ढीपा टोली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, खीरधोर सिंह, ठीक है, खीरोधर सिंह, ठीक है, और मंजली बोहरिया कर शादी कर समय कौन वाद्य यंत्र एकदम रसीला में बजलक, मतलब बहुते बाजलक। खीरोधर सिंह और मंजली बोहरिया कर शादी कर समय कौन वाद्य यंत्र सबसे ज़्यादा बजा था? तो ये जो बजा था यहाँ नगेरा और ढाक दोनों बजा था। ठीक है, कौन कौन बजा था? नगेरा और ढाक दोनों बजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये मैं बता दूं कि ये खीरोधर सिंह कौन कहानी से लिया गया है? ठीक है, खीरोधर सिंह जो है ये भाई कौन कहानी के पात्र है? तो ये जो है मनपूरन कहानी के पात्र हैं। कौन? मनपूरन कहानी के। ठीक है, कौन कहानी के पात्र हैं? मनपूरन कहानी के यह पात्र हैं। भाई मनपूरन को कौन लिखे हैं, है ना? तो ये लाल रन विजय नाथ सहदेव लिखे हैं। कौन लिखे हैं? लाल रन विजय नाथ सहदेव लिखे हैं। कौन लिखे हैं? लाल रन विजय नाथ सहदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खीरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया कर बेटी कर नाम का रहे? खीरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया कर बेटी कर नाम का रहे? तो लीला नाम रहे। का था नाम? लीला। ठीक है, और लीला के बेटा के कौन बचा ले हलक? गोहमन साहब से। तो यही सुशीला बचाई थी। ठीक है, सुशीला जो है एक सबसे छोटकी माई थी, लेकिन ये सौतेली समझती थी, लेकिन ये
लीला कब माँ कहेगी, इसका इंतजार में पूरा सुशीला अपन जिंदगी बिताई दिलक। ठीक है, लेकिन जब एक और बच्चा के बचलक, लीला के बच्चा के बचाई सुशीला गोहमन सांप से। ठीक है, और गोहमन सांप लीला के कौन अंग में काट ले रहे, तो बाह में काट ले रहे। कहाँ, बाह में। हाथ का जो होता है वही बाह होता है ऊपर साइड। तो ये सुशीला जब लीला के बच्चा को बचाई, ठीक है, तब ये माँ बोली, तब एक और दिन पुरलक कि लीला के बेटा के चलते तू जो है लीला ओके माँ बोललक, और इके चलते वो जो लीला के बेटा के सुशीला मनपूरन नाम रख दिलक, है ना। तो भाई 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है भाई, तो भाई कर लेखक, ठीक है, भाई जो है शिष्ट कथा है। ठीक है, भाई कर लेखक निम्न में से कौन है। ठीक है, भाई कर लेखक निम्न में से कौन है, तो प्रमोद कुमार राय जी हैं। कौन है, प्रमोद कुमार राय जी हैं। ठीक है, प्रमोद कुमार राय जी हैं। ठीक है, तो आपसे मैं ये पूछ दूं कि सीबा कर पत्नी कर का नाम रहे, ये आपसे प्रश्न है। और सीबा कौन कहानी कर पात्र रहे, ये आप जरूर बताइएगा। सीबा कर पत्नी कर का नाम रहे, ठीक है ना, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अरे इतना भी तो शर्म करिए। ठीक है, मेहनत कीजिए, जो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कीजिए। ठीक है ना, पिछली बार सानू जी और एक OX उरांव है, OLX, ठीक है, ऐसी कुछ करके है, OX या OLX उरांव जो है, अभी जो उनका रैंक 1 में चल रहा है। ठीक है, तो वो अच्छे कर रहे हैं, और भी एकदम मेहनत करें ताकि सफलता आपके पास आए खुद। ठीक है, सीबा कर भाई, ठीक है, सीबा कर भाई काम में पास हो ही गेल रहे। सीबा कर भाई काम में पास हो ही गेल रहे। तो सीबा जो है कौन कहानी कर लेखक है, तो यही लेखक नहीं, कहने का मतलब पात्र है कई, तो यही जो है भाई का कहानी कर पात्र है कई। ठीक है, कौन, भाई का कहानी कर, जेकर लेखक प्रमोद कुमार राय हैं। तो ये IE पास हुए थे, और ओकर बेटा जो है सीबा कर बेटा 7वां पास हुए थे। केकर गुण कर बखान पूरा यानी कि गोटा गाँव मन करत रहे। 16 नंबर प्रश्न है, केकर गुण कर बखान गोटा यानी कि पूरा गाँव मन करत रहे, तो मांदी कर। भाई ये मांदी और रंथु कहाँ से है भाई, तो ये मांदी से ही लिया गया है। ठीक है, मांदी शिष्ट कथा से ही लिया गया है, जिनके लेखक कौन है, उमेश नंद तिवारी जी हैं। कौन है, उमेश नंद तिवारी जी हैं इनके लेखक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर। ये सेट का जो प्रश्न है, ये क्वालिटी है, कैसा लग रहा है, ठीक है, और एनालिसिस भी कैसा लग रहा है, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न, हाथी का 2 दांत तोड़ने को कौन बोलक। ठीक है, तो कौन बोला था, तो भेड़ा बोला था। ठीक है, जब बुढ़िया पूछी कि भाई कौन है मेरे घर में घुसल, तब वो बोला था भेड़वा कि हाथी का 2 दांत तोड़ो ना, बाघ 2 जोड़ा मारो ना, सांप को नेठा बनाओ ना, इस प्रकार से वो बोला था। तो भेड़ा के 2 दांत तोड़ने को कौन बोला था, तो यही भेड़ा बोला था। और ये जो लिया गया है दुसुट भेड़ा कथा से, लोक कथा से लिया गया है। भाई मुझे आप ये बता देना कि ये दुसुट भेड़ा जो है, ठीक है, दुसुट भेड़ा में बुढ़िया का करत रहे। ठीक है, खाली ये बता दे वो बुढ़िया का करती थी और का थी, है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, दुसुट भेड़ा कौन प्रकार कर कथा आहे, तो ये जो है पशु पक्षी संबंधित कथा है। कौन कथा है, पशु पक्षी संबंधित कथा। नेक्स्ट, मैना और बूट में कथा में मैना केकर पास छठा बार में जाइला, तो मतलब कि छठा बार में किसके पास जाता है, वो समुंदर पास जाता है ना, समुंदर पास जाता है। तो भाई ये जो है सबसे पहले किसके पास जाता है, बढ़ई के पास। ठीक है, बढ़ई के पास के बाद कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, सांप के पास, सांप के पास पैना के पास, इसी प्रकार से पैना को जलाने के लिए आग के पास, आग जलाने के लिए बादल के पास, है ना, इसी प्रकार से समुद्र के पास, फिर भगवान के पास। मतलब टोटली इस प्रकार से क्रम संख्या है। अभी मैंने क्रम संख्या बताया, यही क्रम संख्या को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न है, उम्मीद है मुझे कि आप लोग को ये एनालिसिस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलिए, मैना और बूट कथा में छठा बार केकर पास जाइला, तो ये समुद्र के पास जाइला। चलिए, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। राजा कर विश्वास, है ना, 21 नंबर प्रश्न है, राजा का पर विश्वास करत रहे, तो ये कर्तव्य पर विश्वास करत रहे। तो भाई ये कौन कहानी से लिया गया है, ठीक है, तो राजा ये भाइग, ठीक है, यहाँ लोक कथा का भाइग है, ठीक है, जो लोक कथा में है, और ये एक भाइग भी है शिष्ट कथा में भी, तो दोनों में आप ध्यान देंगे।
ठीक है ना। इनके जो लेखक है भाईकर वो लेखक हैं, और यहाँ जो है दूसरे, ठीक है। ये भाईकर खेल, यहाँ जो है भाईग और भाईकर खेल में कभी कंफ्यूज ना करेंगे, क्योंकि ये जो है राजा का पर विश्वास करत रहे तो कर्तव्य पर विश्वास करता है। लेकिन वो जब कुम्हार के बच्चा को वो पाल पोस के बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, भविष्यवाणी वो रात में आकर जो घर में किए थे वही बात हुआ। आखिर उसकी बीबी जंगल में जब शादी हो रहा था, आप कहानी आप पढ़े होंगे तो याद ही होगा, तो माटी का बाग बना रही थी, ये तो बात पता होगा ना। माटी का बाग बना रही थी और उससे नहीं बना तो वो लड़का बनाया और ओरिजिनल में बाग आके उसे फिर खा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, राजा भुवनभर, यहाँ भवन नहीं होगा भुवन होगा, ठीक है। राजा भुवनभर कर दूसरी पत्नी कर का नाम रहे, तो तीसरी पत्नी का नाम तो गौरी था, ठीक है। लेकिन दूसरी राजा भुवनभर की दूसरी पत्नी का नाम रहे, ठीक है, तो चामुंडा नाम था। क्या नाम था भाई? तो चामुंडा, दूसरी पत्नी का नाम चामुंडा था। नेक्स्ट चलिए, कमल और केतकी, आपका जो है कमल और केतकी से लिया गया है यह प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, कमल और केतकी कथा में अम्बा के आंठू के चुसलक। कमल और केतकी लोक कथा में अम्बा के आंठू के चुसलक, तो कौन चूसा भाई? भाई उस सारा उसका गुद्दा, उसका ये सब जो होता है, बड़की और मंझली तो खा गई कि डहजरे ओकर बेटा बेटी ना होवे, जो साधु बाबा दिया था अम्बा। लेकिन वो का कि आँठुओं खाई, आँठी जिसको हम लोग बोलते हैं, आँठियों, और ओकर बोकलवा के पीस के खा गई, और कुछ दिन में वो दुई जीवा हो गई थी, मतलब कि गर्भवती हो गई थी। लेकिन मंझली और बड़की नहीं हुई थी, और एकरे से जन्म लग कमल और केतकी, ठीक है। ये सोना और रूपा लखे छुआ। और चलिए, राजा भुवन भर कर पत्नी का नाम जो था गौरी था, तीसरी सबसे छोटकी पत्नी का नाम, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, छोटकी रानी कथा में कई गो बहन बन रहे? तो 7 गो। ये सब सारे स्टोरी हम लोग जानते हैं, ज़्यादा बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको बस याद दिला दे रहे हैं, ठीक है। नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही कर संकलन तैयार करे में निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर विशेष सहयोग रहे? कहने का मतलब ये जो नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही है, ये नाटक में जो है यहाँ संस्करण तैयार करने में किसका हाथ सबसे ज़्यादा रहा है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये जो है संस्करण, अगर ये नहीं रहते श्री अशोक पागल जी, तो संस्करण का निर्माण नहीं होता, नए संस्करण नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में जय मंगल सिंह कर पात्र कर भूमिका के निभालक। नागपुरी नाटक, ठीक है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही जंग मंगल सिंह कर पात्र की भूमिका कौन निभाए? तो यही श्री पुलिन रंजन जी इनके पात्र की भूमिका निभाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही कर नाटक में गीत कर रचिता कौन नागपुरी है, नागपुरी कवि है? अब देखिए, यानी कि यहाँ जो गीत आया है, बीच बीच में गीत का जो गायन हुआ है नाटक में, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में, वो गीत का रचनाकार कौन किए हैं, यानी कि रचित कौन किए हैं? तो ये जो गीत का रचनाकार किए हैं श्री प्रफुल्ल कुमार राय जी किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है, नागपुरी नाटक ठाकुर साहब बहुत ही ज़्यादा शोक चिंता में कौन दृश्य में डूबल रहे? तो ये तीसरा दृश्य में सबसे ज़्यादा चिंता में डूब के बैठल रहे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न, शाबाश बहादुर विश्वनाथ शाही ने इस नाटक में किसे बोला? शाबाश बहादुर विश्वनाथ शाही नाटक में किसे बोला? तो शाबाश बहादुर कौन बोला और किसने बोला, ठीक है। तो यह नादिर अली को ये विश्वनाथ शाही जी ने बोला था शाबाश बहादुर, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर पिताजी का देहांत कब हो रहे? ठीक है, तो पिताजी का जो देहांत हुआ था कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय जी के पिता का देहांत हुआ था।
है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न, प्रफुल्ल कुमार राय कलेक्ट्री प्रोबेशनर में काम करना ना कब से शुरू करलन, ठीक है, यानी कि कलेक्ट्री प्रोबेशनर में कब से काम करना शुरू किए थे, तो 1945 से यह प्रफुल्ल कुमार राय शुरू किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर बारे में सही है, तो कौन सही है, तो यह एक व्याकरण वेदाचार्य थे, ठीक है, व्याकरण वेदाचार्य, और इन्हें आचार्य, आचार्य नहीं आचार्य श्री का, ठीक है, आचार्य श्री का मिला था, आचार्य नहीं, तो कंफ्यूज ना होंगे, व्याकरण वेदाचार्य थे। और आचार्यत्व का इन्हें क्या मिला था, सम्मान मिला था, लेकिन आचार्य का नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता कर हिंदी अनुवाद नागपुरी, जो नागपुरी काव्य अनुवाद कौन सी रचना में होले, तो गीतायन में किए थे, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, खंड काव्य विप्लवी महान, खंड काव्य विप्लवी महान निम्न में से केकर रचना है कई, तो ये जो खंड काव्य विप्लवी महान जो रचना है किनके द्वारा रचित रचना है, शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा यह रचित रचना है। तो भाई आप मुझे ये बता दें कि शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कब हुआ था, ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और यह बताना है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा कर निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है, यानी कि होल हलक, यहाँ जो नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का निधन कितना वर्ष की आयु में होल हलक, तो ये 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, ठीक ना, निधन हुआ था। नेक्स्ट आपका जो है 37 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल में नागपुरी भाषा के प्रमुख लेखकों में से निम्न में से कौन है, मतलब आधुनिक काल में ऐसे वह कौन नागपुरी कवि थे जो एकदम प्रमुख लेखकों में से थे, सहनी उपेंद्र पाल नहन, ठीक ना, सहनी उपेंद्र पाल नहन जो है इनका उपनाम क्या है भाई, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो उपनाम है क्या है, इनका नहन नाम है, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का उपनाम क्या है, नहन है। इनका जन्म कब हुआ था, है ना, इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1930 को हुआ था, कार्तिक मास कर कृष्ण अष्टमी को। कहाँ भाई, तो गुमला में, गुमला में कौन जगह, तारागुटू में हुआ था, कहाँ हुआ था, तारागुटू में हुआ था। नेक्स्ट शारदा प्रसाद शर्मा का जो है अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आया है भाई, तो शारदा प्रसाद जो हैं शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई, ठीक है, जन्म कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, इनका भी जो जन्म है 1927 ईस्वी में गुमला में हुआ था, डूमरडीहा गांव में, कहाँ, डूमरडीहा गांव में हुआ था। नेक्स्ट चलिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, ये भी देख लेते हैं। सहनी 38 नंबर प्रश्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन को निम्न में से कौन पुरस्कार से सम्मानित करल गेल हके, तो कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन बहुत सारे पुरस्कार में यहाँ आपका जो है पहला सेवा रत्न था, ऑप्शन नंबर ए देखिए सेवा रत्न है, दूसरा झारखंड रत्न, यानी कि इन्हें दोनों मिला है। आपको तो एमसीक्यू और डिटेल्स दोनों पढ़ा दिया गया है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, कि ये जो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी को है सेवा रत्न का पुरस्कार, और ये कौन सा सेवा रत्न का पुरस्कार और झारखंड रत्न का पुरस्कार इन्हें कब दिया गया, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर बीपी केसरी प्रसाद को विद्यासागर पुरस्कार कौन ईस्वी में देवल गेलक, ठीक है, डॉक्टर बीपी केसरी को विद्यासागर पुरस्कार कौन ईस्वी में दिया गया, तो विद्यासागर पुरस्कार 1982 में दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। भाई कहाँ से दिया गया, तो विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से दिया गया, विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से इनका जो है यह सम्मान दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 40वां नंबर प्रश्न जो है, डॉक्टर बीपी केसरी को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान
कब मिला? भारत तेंदु हरिश्चंद्र सम्मान जो है इनको कब दिया गया? तो 2003 ईस्वी में इनको यह पुरस्कार दिया गया। कितना? 2003 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 2003। अरे कौन है रे, हल्ला मत करो यहाँ। तो ये जो प्रश्न है यानी कि कितने में मिला था? 2003 में। भारत तेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, हरिश्चंद्र 3, हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और एक बेटा। हरिश्चंद्र जो भगवान हरिश्चंद्र उनको माना जाता है, ठीक है, सत्यवादी, सत्यवादी एकदम वो थे, है ना, सत्यवादी पुरुष। तो वो लोग 3 थे। कौन कौन? हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और एक बेटा। यानी कि यहाँ देखिए 2003, बस हरिश्चंद्र से याद रखिएगा 3, है ना। यानी कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र कब दिया गया? 2003 में। कब? 2003 में। भारत तेंदु हरिश्चंद्र बीपी केसरी को कब दिया गया? 3 में। कब दिया गया? 3 में। हरिश्चंद्र सम्मान 3 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन नागपुरी कवि को नागपुरिया समाज के सचिव चुनल गेल हलक? ठीक है, कौन निम्न में से ऐसे कौन नागपुरी कवि हैं जिनका जो है चुनाव क्या में हुआ था? नागपुरिया समाज ना के सचिव में हुआ था। तो ये हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा। भाई तो ये बताइए कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 14 जून। कब हुआ था इनका जन्म? 14 जून 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जून 1936 को। कहाँ भाई? कादो जोरा, बेड़ो, घाघरा, गुमला में। ठीक है, इतना कादो जोरा खाली याद रखिए ना, कादो जोरा। ठीक है, ये आप याद रखिए, आपके लिए यह सहायक होगा। गुमला, घाघरा गुमला में। ठीक है, चलिए आगे नहीं बताएंगे कि माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। तो माता का आप जान लीजिए महन बीबी। ठीक है, महन बीबी। लेकिन इनका पप्पा जी का नाम आप बताएंगे। पप्पा जी का नाम नईमुद्दीन मिर्ज़ा के जो पप्पा जी हैं वो उनका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट जो है 42 नंबर प्रश्न। नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा को निम्न में से कौन कौन सम्मान मिलल है कई? तो कौन कौन सम्मान मिलल है कई? इंद्रधनुष कला केंद्र पालकोट, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, नागपुरी सेवा संघ रांची, डी सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए गिरिराज। गिरिराज किन्हें बोला गया है? तो गिरधारी राम गोंझू का जो है उपनाम क्या है? गिरिराज है। गिरधारी राम गोंझू का जो उपनाम है क्या है? गिरिराज है, इसलिए इनको गिरिराज दर्शा दिया गया है। तो गिरिराज को 2003 में लोक सेवा समिति रांची द्वारा कौन सा पुरस्कार देवल गेल रहे? गिरिराज को 2003 में लोक सेवा समिति रांची द्वारा कौन सा पुरस्कार देवल गेल है? तो झारखंड रत्न पुरस्कार इन्हें 2003 में दिया गया है। तो भाई आप ये बता दें कि गिरधारी राम गोंझू का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर है ना 1949 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ भाई? खुट्टी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? खुट्टी में हुआ था। कहाँ? तो बेलवा दाग के खुट्टी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलवा दाग के खुट्टी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है। नहीं पहले इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। क्या जानते हैं भाई कि इनके जो हैं पिता का क्या नाम था? इंद्रनाथ गोंझू। क्या नाम था? इंद्रनाथ गोंझू। तो भाई पिता का नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको माता जी का नाम बताना होगा। पिता का क्या नाम था? इंद्रनाथ गोंझू। लेकिन माता जी का आपको नाम बताने होंगे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, रांची एक्सप्रेस न्यू मैसेज डहर, 44 नंबर प्रश्न है ये। रांची एक्सप्रेस न्यू मैसेज डहर निम्न में से कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखल गया है? तो ये जो है गिरिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो गिरिराज की जो माता जी का नाम था क्या था? लालमणि देवी। क्या था? लालमणि देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अभी तुरंत मैंने बताया। कहाँ हुआ था? खुट्टी में। कहाँ हुआ था? खुट्टी में। कौन सा जिला में हुआ था? खुट्टी में। कब जन्म हुआ था? 15 दिसंबर। कब जन्म हुआ था? 15 दिसंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद श्रुति हैं, यह बात कौन बोले हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये सब तो रटने होंगे भाई, ये बिना रटने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। मैंने ट्रिक बताया है लोकगीत का, जब मैंने फुल कोर्स करवाया था तो उसमें मैंने ट्रिक बताया है, वो ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। सारे ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोकगीत स्वतः जन्मा है कौन पुस्तक से लेवल गए लगे? ठीक है, तो लोकगीत स्वतः जन्मा है, यह जो है कौन पुस्तक से लिया गया है, स्टेटमेंट लिखा गया है। और ये बात किसने बोला है? ये भी बोला गया है। तो ये जो है ब्रिटेनिका, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेनिका से ये लाइन लिया गया है। और ये कौन लिखे हैं ये भी आपको बताया जाएगा।
ठीक है, बता दिया गया है, आप लोकगीत का क्लास करेंगे तो। ठीक है, चलिए लोकगीत 47 नंबर प्रश्न। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, यह बात कौन बोले हैं? यह लोकगीत को परिभाषित कौन किए हैं, परिभाषा कौन दिए हैं? तो फर्स्ट जो है पहला आंसर इसका हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट, गीत कर आत्मा होएला, तो गीत कर आत्मा होता है जो लय होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लोकगीत में कितने गीतों को, किसके गीतों को अत्यधिक महत्व देवल गेल हके, यानी कि किनके गीत को अत्यधिक महत्व दिया गया है लोकगीत में? तो स्त्री के गीत को अत्यधिक महत्व दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि स्त्री के गीतों का अत्यधिक महत्व दिया गया है। 50 नंबर जो प्रश्न है क्या है? फगुआ के गीतों में कौन भगवान कर बगरा चर्चा मिलेला, यानी कि अधिक चर्चा मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए फगुआ के गीतों में कौन भगवान कर बगरा चर्चा मिलेला, तो ये जो है श्री कृष्ण जी का मिलता है, राधा और श्री कृष्ण जी दोनों का मिलता है। चलिए 51 नंबर जो प्रश्न है, उदासी मौसम में गावल जाइला, तो ये जो है उदासी मौसम, जो उदासी जो गाया जाता है गीत, कौन से मौसम में गावल जाइला? तो जेठ और बैसाख के मौसम में गाया जाता है। भाई जब गर्मी से आदमी, जेठ में पूरा धूप चिलचिलाती धूप रहता है, तो गर्मी के मौसम से अनसा कर, चिड़चिड़ा कर, ठीक है, तो ये जो होता है यह उदासी गीत का गायन होता है। इसमें जो होता है एकदम उच्च स्वर नहीं होता है, नॉर्मल स्वर में ध्वनि बजते हैं, मधुर स्वर में ध्वनि बजते हैं। ठीक है, कोई भी जोशपूर्ण गीत नहीं गाते, कोई भी जोशपूर्ण वाद्य यंत्र नहीं बजते। ठीक है, एकदम सामान्य तरीके से सारे बजते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये टेस्ट का जो एनालिसिस है कैसा लग रहा है, दिल से बोलिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोग सभी को दिल से ही पढ़ाता हूँ। धरती पूजा के कौन माह में मनावल जाइला? धरती पूजा के कौन माह में मनावल जाइला? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैत्र बैसाख के माह में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है 53वां नंबर प्रश्न, नागपुरी व्याकरण में घोष ध्वनि कर कुल संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है घोष ध्वनि का जो संख्या है कितना है? बी सही हो जाएगा। घोष ध्वनि का जो संख्या है टी। भाई घोष क्या होता है ना? घोष हो गया, अघोष हो गया, अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब आपको सारे चीज बताए जाएंगे, और घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण जितने हैं सारी चीज को आपको यहाँ, तो ये जो घोष ध्वनि, अघोष हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, सारे की जो संख्या है ओनली 10 है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे माइंड में अपना। ठीक है ना, और घोष का कोड कितना होता है? तो 3 और 4 होता है। भाई अगर आपको घोष ज्ञात करने के लिए बोल दे कि कवर्ग में घोष कौन कौन है, ठीक है, घोष जो हैं व्यंजन कौन कौन से हैं, वर्ण व्यंजन, तो आप बताएं। तो क, ख, ग, घ और अंग। तो चौथा नंबर पर कौन है? घ, और तीसरा नंबर पर ग, तो यही ग और घ जो है घोष हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। च और छ निम्न में केकर उदाहरण है? च और छ निम्न में से केकर उदाहरण है? कई च और छ का बात यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो च और जो छ है वो अघोष है। तो अघोष का कोड क्या होता है? देखिए च और छ यानी कि 1 और 2, तो यही जो है आपका अघोष का कोड हो जाता है। अघोष का कोड कितना होता है? कोड आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अघोष का जो कोड होता है 1 2, और घोष का जो कोड होता है 3 4। ये सारे कोड याद रखेंगे, आप सारे चीज निकाल सकेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न, नागपुरी सदानी व्याकरण कर अनुसार, नागपुरी सदानी व्याकरण कर अनुसार, नागपुरी सदानी, सदानी याद रहे, सदानी जो हम लोग को ये सिलेबस में दिया है, नागपुरी सदानी व्याकरण कर अनुसार वर्ण कर भेद जो होता है कितना होता है? वर्ण का जो भेद होवेला कितना होवेला? तो ये जो होता है नागपुरी सदानी व्याकरण कर अनुसार वर्ण कर जो भेद होता है 12 होता है। कितना? 12। किसके अनुसार? सदानी व्याकरण। किसके अनुसार? सदानी व्याकरण। समास, सदानी व्याकरण के अनुसार समास 7, समास 7। ठीक है, ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। नागपुरी में चलिए 56 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में बंगला झूमर कौन प्रधान कर गीत है? तो नागपुरी में जो बंगला झूमर है वो कौन प्रधान कर गीत है? तो ये पुरुष प्रधान का यह जो है गीत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
57 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन राग गीत में श्रृंगार रस, वीर रस, विरह रस कर भाव मिला? तो ये पावस जो गीत है इसमें आपका श्रृंगार रस का भी मिलता है, वीर रस का भी मिलता है और विरह रस का भी मिलता है। ठीक है, सारे चीज का मिलता है। 58 नंबर प्रश्न है, झुमकी झुमकी बूंद बरसेला, गोरी को जीवा लगे उदास, कहे गोरिया जीवा लगे उदास, चल हमरिन देखे हो झुमकी झुमकी पानी बरसेल। कौन गीत है के? कौन गीत है? तो यह जो है 12 मासा गीत है। कौन गीत है? 12 मासा गीत है कई। कौन गीत है कई? 12 मासा गीत है कई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो यह ऋतु संबंधी गीत के अंदर आता है, यानी कि ऋतु गीत के अंदर ही 12 मासा गीत आता है, होली गीत आता है, फगडोल होता है, सारे ऋतु गीत के अंत ही आता है। वंश का है, वंश का है। ठीक है, ये व्याकरण का प्रश्न है। वंश क्या है? तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, क्या चीज है? तो वंश क्या चीज है भाई? ये जो वंश है, ठीक है ना, अर्ध तत्सम किसे कहते हैं आपको सारे चीज बताएंगे। ठीक है, तत्सम किसे कहते हैं? आप नागपुरी व्याकरण क्लास धीरे धीरे हो रहे हैं ना, सारी क्लास होंगे धीरे धीरे, इसके लिए आप डोंट वरी, है ना। तो अर्ध तत्सम किसे कहते हैं? जो यहां देखिए, तो अर्ध तत्सम किसे कहते हैं? जो देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग हिंदी में वंश लिखते हैं, ठीक है, हिंदी का नागपुरी में अनुवाद होना यही अर्ध तत्सम कहलाता है। ठीक है, याद रहे, हिंदी का नागपुरी में अनुवाद होना यही क्या कहलाता है? अर्ध तत्सम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आधे इसमें तत्सम है, ये तो नागपुरिया में बदल गया जी, वंश जो है वंश में बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला ये सब चीज़ नहीं बताएगा, और ये सब प्रश्न आ जाते हैं, अरे ये तो प्रश्न बाहर चला गया, इस प्रकार से आपका फिर एक्सप्रेशन होगा, है ना। चलिए, योग, योग नागपुरी में का हो चला? तो योग जो है जोग बन जाता है। जैसे यह जो है नागपुरी में का बन जाता है? ज। ठीक है, वह जो है नागपुरी में का बन जाता है? तो ब। इन द सेम वे ताल भी स और ये मूर्धन स, दोनों स का में बन जाता है स में। मूर्धनी ना जो है का तो नागपुरी में यूज नहीं होता है, लेकिन इसका यूज का चीज में होता है? ये दंतना में। ठीक है, बहुत सारे चीज है, आप व्याकरण पढ़ेंगे ना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्याकरण पढ़ेंगे ना, तो ये जो है क्या चीज है? आपका 10 घंटे का क्लास कराया गया जिसमें 1300 MCQ है और 5 घंटे का क्लास है व्याकरण का, वो क्लास सिर्फ देख लीजिए, आपका नैया व्याकरण में पार है, एकदम डिटेल्स में सारे चीज बताया गया है भाई। आपका नागपुरी से एक भी प्रश्न छूटा तो फिर क्या। 61वां नंबर प्रश्न क्या है? नागपुरी व्याकरण में दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? नागपुरी व्याकरण में दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? 3 है। कौन कौन है दीर्घ स्वर जो उच्चारण करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिले? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ये तीनों क्या है? ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ये क्या है? दीर्घ स्वर। यही लघु स्वर क्या है? अ, छोटी ई, छोटी ऊ, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। इन द सेम देखिए यहाँ, तो संयुक्त स्वर कौन होता है? ए ओ, ए ओ, ए ओ, ये क्या है? संयुक्त है। ए ओ संयुक्त, ए ओ संयुक्त, ए ओ संयुक्त। तो यही जो आपको मैं बार बार बताता हूँ, बहुत सारे बुकों में गलत दिया हुआ है कि किसी में 35 होता है, किसी में नहीं, तो यही सारे आप लोग को मैं तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ भाई, कि भाई ये जो 8 होता है, स्वर वर्ण जो होता है 8 होता है नागपुरी में, और व्यंजन जो होता है 25 होता है। टोटल कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। तो इसमें शक करने वाली बात ही कहाँ है ना। तो ये देखिए 3 और 3 6 और 2 8, यही होता है स्वर वर्ण। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। 62वां नंबर प्रश्न है, नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर वर्ण की संख्या कितना है? नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो 8 है। अभी मैंने तुरंत बताया, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? देखिए यही 8 जो है स्वर वर्ण कौन कौन से? अ, ई, उ, ये जो तीनों हो गया ह्रस्व स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर वर्ण। यहाँ आ यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ी उ, तीनों जो है दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, ए ओ जो है संयुक्त स्वर हो गया। कौन? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट चलिए, जागा जागा कविता में कवि के जगाए कर प्रयास
कर ले है। तो जागा जागा कविता में कवि के जगाए कर प्रयास कर ले है, तो जल्दी बताएं। तो सभी को जगाने का प्रयास किए हैं। भाई ये बताइए कि जागा जागा जो है क्या है, गीत है या कविता है? आपको ये पता तो है ना कि जागा जागा क्या चीज़ है? तो जागा जागा क्या चीज़ है बताइए? जागा जागा कविता है या गीत है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे तुरंत बताएं। तो जागा जागा है, यह क्या है? गीत है या कविता है? तो ये जो है कविता है। ठीक है, ये जो है कविता किनके द्वारा जागा जागा लिखा गया है? सीडी सिंह के द्वारा। जब आदमी बचपन में हम लोग का सीडी कैसेट लगता था ना, तो हम लोग का तुरंत एकदम जाग जाते थे, नींद खुल जाता था। तो सीडी कैसेट यानी कि सीडी सिंह जागा जागा लिखा गया है। नेक्स्ट, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफैत कर बेरा में मुंह तो खोल, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गलके? तो भाई ये जो कविता है बिरसा तोर याद में, यानी बिरसा तोर याद में जो है इस कविता से लिखा गया है। तो इनके लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हैं बिरसा तोर याद में क्षितिज कुमार राय हैं। कौन है? क्षितिज कुमार राय जी हैं, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, समझिए अभी तक जितने स्टूडेंट अभी तक लगे हुए हैं, समझिए कि उनमें जुनून है, कुछ जानने की इच्छा है। नहीं तो भाई एक शॉर्ट टाइम में बता दिए, हो गया, एमसीक्यू हो गया। सर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो आपको ये कैसा लग रहा है, ये चीज़ आप जरूर बताएंगे। भीम महतो के द्वारा लिखल कविता निम्न में से कौन है? तो भीम महतो के द्वारा लिखल कविता कौन है? कही तो नागपुरक भाईमन है। ठीक है, नागपुरक भाईमन। चलिए नेक्स्ट, इस कविता में पवित्र मन से, ठीक है, का कर बुदा रोपला है? तो तुलसी कर बुदा रोपा गया है। का कर बुदा रोपा गया है? तुलसी कर बुदा, यानी कि बीच आंगन में। तुलसी कर बुदा जो है कहाँ रोपा गया था? बीच आंगन में रोपा गया था। तुलसी और कैक्टस के जो लेखक हैं, तुलसी और कैक्टस के जो लेखक हैं धनेंद्र प्रवाही हैं। कौन है? धनेंद्र प्रवाही। नेक्स्ट, जेठ मास अति कविता कर अनुसार मन प्रसन्न कब हुई? मन प्रसन्न, जेठ मास अति कविता में मन कर प्रसन्न जो है कब होता है? जब बरखा ऋतु आता है। ठीक है, जब बरखा ऋतु आई। तो भाई जेठ मास अति कविता के लेखक कौन है ना? लेखक मैं इसलिए बता देता हूं कि ताकि आप कभी भूले ना एग्जाम में। तो भरत नायक, ठीक है, भरत नायक इनके लेखक हैं। और जेठ मास अति कविता में जो आपका ये पद है, पद कितना है? पद है 3। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न है। गिरधारी राम गोंझू के रचनाकार के है कई? गिरधारी राम गोंझू, ठीक है, की रचनाकार, मतलब कहने का मतलब निम्न में से गिरधारी राम गोंझू का रचनाकार कौन है? तो ये तोर बेतरा में, ठीक है, तोर बेतरा में किसके द्वारा लिखा गया है? गिरधारी राम गोंझू गिरिराज के द्वारा लिखा गया है। तोर बेतरा में जो है यही किनके द्वारा लिखा गया है? खोपा का रंग तोर बेतरा में कैसन होता है? काला। कैसा होता है? काला। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। नवा सालक नवा गीत कविता केकर रचना है? तो यह कुमारी बासंती का है। कुमारी बासंती का है। कुमारी बासंती का जन्म कब हुआ था? सारे चीज आप लोग को बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नागपुर का धरती का उगलेला? तो नागपुर का धरती, नागपुर यानी झारखंड का धरती हम लोग का सोना उगलता है। क्या उगलता है? सोना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। मुलुक भारत, 71 नंबर प्रश्न। मुलुक भारत कविता कर अनुसार सबसे बड़ा बुद्धिमान के बोलल गेल है के? मुलुक भारत कविता कर अनुसार सबसे बड़ा बुद्धिमान किसे बोला गया है? तो ये राजेंद्र बाबू को बोला गया है। तो ये जो मुलुक भारत है यह किनके द्वारा लिखा गया है भाई? ठीक है, इनके लेखक कौन है? तो पांडे। कौन है? जल्दी बताएं। मुलुक भारत जो कविता कर लेखक हैं कौन है? पांडे रविंद्रनाथ राय या अजीज अंसारी? तो भाई ये इनके जो लेखक हैं अजीज अंसारी हैं। इनके लेखक कौन है? अजीज अंसारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 72 नंबर प्रश्न। कोई ना तोर क्यों डैश रिक्त स्थान के पूरा करो? तो कोई ना तोर क्यों जारे मारे हत्या करे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जारे। भाई ये बताइए कि ये जो पंक्ति लिया गया है कौन से कविता से लिया गया है? तो जगत जननी से लिया गया है। ठीक है, जगत जननी से लिया गया है। और इनके जो लेखक हैं शकुंतला मिश्र जी हैं। शकुंतला मिश्र जी हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है पोड़िलो बरखा ऋतु, सबसे पहले ये बता दो पोड़ली बरखा ऋतु क्या है? गीत है या कविता?
तो ये पहले मैं बता दूं कि ये जो है गीत है, क्या है, पोड़िलो बरखा ऋतु, ठीक है, क्या है, गीत है। और ये जो है पोड़िलो बरखा ऋतु गीत में पोड़िलो का अर्थ क्या होता है, पोड़िलो बरखा ऋतु गीत में पोड़िलो का अर्थ क्या होता है, तो आना होता है, ठीक है। पोड़िलो बरखा ऋतु के लेखक कौन है, रघुनाथ निरपति, जो नागवंशी का 50वां राजा थे, रघुनाथ निरपति, रघुनाथ निरपति, रघुनाथ निरपति, ठीक है। नागपुरी कवि पोड़िलो बरखा ऋतु में केकर स्वर सुनाई देवेला, तो दादुली यानी कि मेंढक और डाहुक यानी कि पक्षी, यानी दोनों का आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। यानी दादुली का जो अर्थ होता है मेंढक होता है और डाहुक का जो अर्थ होता है पक्षी होता है, ठीक ना। सेज पर नींद काले नी आवत रहे, तो सेज पर नींद किस लिए नहीं आ रहा था, है ना, सेज पर नींद काले नी आवत रहे, तो किस लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि अंग में बथा था, ठीक है। कहाँ बथा था, तो अंग में बथा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पापी प्राण छूटे नाही झटके शिष्ट गीत में कहाँ अटकने का बात कहल गेल के, तो हंस, हंस यानी कि प्राण को ही यहाँ जो है क्या बोला गया है, हंस बोला गया। किसको बोला गया है, प्राण को ही हंस बोला गया है। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, हरलोक परलोक विनाश कर ही शोक, ई पंक्ति में, ठीक है, ई पंक्ति में हरलोक कर अर्थ का होगी, हरलोक कर अर्थ का हुई, तो मृत्यु लोक होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, बरजू राम पाठक कर रचना काल कब से कब तक है, तो बरजू राम का ही पूरा नाम जो है क्या है, बरजू राम पाठक है। इनका जो कार्यकाल है 1800 से 1850 तक का है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नागपुरी कवि घासी राम का जन्म, घासी राम का जन्म कहाँ हुई रहे, तो ये जो है करकट चुटिया रांची में हुआ था। सारे गांव पंचायत है, ठीक है, करकट चुटिया रांची। कृपाल के कहल गेल है के, जो कृपाल कहा गया है, ठीक है, किसको कहा गया है कृपाल, है ना, कृपाल यहाँ किसे कहा गया है, तो गणेश जी को कहा गया है। और ये भाई लिया किससे, कौन शिष्ट गीत से लिया गया है ना, तो ये जो लिया गया है आपका ठहरू दाता दिगंबर से लिया गया है, ठीक है, ठहरू दाता दिगंबर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ठहरू दाता, जिनके लेखक कौन है, ये घासी राम जी हैं, ठीक है, घासी राम। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठहरू दाता दिगंबर शिष्ट गीत कर गीतकार के है कई, तो ये घासी राम है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, नागपुरक माटी काले कांदत रहे, नागपुर कर माटी किस लिए कांद रहा था, ठीक है, ये प्रश्न है कि नागपुर कर माटी काहेला कांदत रहे, तो किस लिए, तो बेटा कर फांसी देख के ये जो है नागपुर की माटी कांदत रहे। ये कड़की उठलक तरवारी से लिया गया है। तो भाई कड़की उठलक तरवारी के लेखक कौन है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं। कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय। और प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। का सुनी के जीवा डरत रहे, तो बदरी कर गरज, ठीक है, का सुनी के ना जीवा डरत रहे, तो बदरी कर गरज। और ये जो है सावन घटा से लिया गया है। भाई ये बताइए कि सावन घटा के लेखक कौन है, ठीक है, सावन घटा जो गीत है इनके लेखक कौन है, नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है, कौन है, नईमुद्दीन मिर्दाहा, नईमुद्दीन मिर्दाहा। चलिए आज़ादी खातिर गीत में कौन रस भेटाइला, तो वीर रस भेटाता है, ठीक है, आज़ादी खातिर गीत में कौन रस भेटाता है, तो ये वीर रस बिताता है, क्योंकि आज़ादी का बात हो रहा है, ठीक है। और इनके जो लेखक है रणविजय नाथ सहदेव हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न यही है कि मन का होवत रहे, तो मन हहरत रहे, मन का होवत रहे, तो हहरत रहे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग अभी तक एडी क्लासेस सेट नहीं खरीदे हैं तो एडी क्लासेस प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए। यही जो एडी क्लासेस यानी एडी झारखंड क्लासेस जो है इसी का ऐप है एडी क्लासेस। जो लोगो दिखेगा गोल्डन कलर में एडी लिखा हुआ वही प्ले स्टोर में आपको दिखेगा। तो आप जल्द से जल्द टेस्ट लगाने हेतु आप जल्द से जल्द एडी क्लासेस डाउनलोड करें। ओनली 149 में आपके 20+ सेट अवेलेबल हैं और इस सेट में आपके संपूर्ण कोर्स का क्वेश्चंस आ जाएगा, है ना, संपूर्ण कोर्स का कोर्सेस, ठीक है ना। अर्जुन कहत बिचारी, अर्जुन कहत बिचारी शिष्ट गीत में कई गो पद है, तो ये अर्जुन कहत बिचारी 3 पद है। चलिए
पूरे जग के जन लोग काले विलोप करत रहे, तो यहाँ हैजा और शीतला देवी का प्रकोप हो गया था, इसलिए यहाँ हो रहा था। ठीक है, ये संवत 35 साल से लिया गया है। इनके जो लेखक है दिग्पाल राम देवघरिया है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न, झारखंड भाषाओं की समस्या एवं संभावना केकर लिखल रचना है? तो बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। अमृत कर साइकिल कौन गाछठिन रुक जात रहे? तो अम्बा गाछठिन रुक जात रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सीबा काले अंसाई गेलक। तो सीबा जो है काले अंसाई गेलक, तो एक घर के झंझट से अंसा गया था। सीबा कौन कहानी कर पात्र है? गई तो सारी चीज आपको बता दिया गया है। ठीक है, सारे चीज अब प्रश्न होंगे यहां से। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न, लीला माई बनलक तो केकर खुशी का ठिकाना ना रहे? जब लीला माँ बनी थी तो किसका खुशी का ठिकाना नहीं था? तो सुशीला कर। सुशीला सबसे ज्यादा खुश थी। ये सुशीला कौन थी? खीरोधर सिंह कर सबसे छोट बहुरिया यानी कि पत्नी यानी कि मेहरारू। ठीक है, तो ये जो मेहरी होता है, जो बहुरिया होता है, क्योंकि देखिए भोजपुरी की चौथी भाषा ही है नागपुरी। ठीक है, तो सारी चीज रिलेटेड होते हैं। तो जो लीला की जो माई है वो बनलक, तो केकर खुशी सबसे ज्यादा? सुशीला को होलक। देवमन ओहदार कैसन आदमी रहे? तो एकदम चंट बैला आदमी रहे। ठीक है, एकदम चंट शैतान आदमी रहे। ठीक है ना, लेकिन ना ये जो कथा में कहा गया है चंट कहा गया है, तो आप चंट पर ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, बिंजिया अपन घर के कैसन रखत रहे? तो चिकन और चाकन दोनों रखत रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट, महात्मा कौन बरन कर संधि है के? महात्मा कौन बरन कर संधि है के? तो दीर्घ संधि है के। कौन संधि? दीर्घ संधि। जब देखिए ये 10 घंटे के क्लास में ये सब देखेंगे तो सारी चीज़ यहाँ कवर कराया गया है। ठीक है, यानी सारे चीज कवर कराया गया है, तो दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, वन मानुष कौन समास कर व्यवहार होए है? वन मानुष जो है कौन निम्न में से कौन समास कर व्यवहार हुआ है? ठीक है, वन मानुष, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का व्यवहार यहाँ वन मानुष में करल गया है। संतोष कर गाय चरेला, हिया कौन कारक है? तो यहाँ संबंध कारक है। ठीक है, संतोष कर गाय चरेला, ये आप कारक के जितने भी विभक्तियां हैं आप रट लेंगे। विभक्ति से प्रश्न आता है, एक तो प्रश्न आ ही जाएगा, तो विभक्ति को रट लेंगे, है ना। ये आपको ये नोटिस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वार्निंग आप फॉर्म में भरते हैं ना कि ये चीज़ फिलअप करना, स्टार दिया हुआ है, इसी तरह ये कारक की विभक्ति आप याद रख लेंगे, ये स्टार मार्क है ना। द्विकर्मक क्रिया कौन क्रिया कर उपभेद है? तो ये जो है सकर्मक क्रिया कर उपभेद है। द्विकर्मक क्रिया जो है सकर्मक क्रिया कर उपभेद है। किसका? सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कहने का मतलब यह है कि सकर्मक क्रिया जो क्रिया से क्यों और कैसा का जवाब मिल जाए, ठीक है, वो सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, तो ये इसमें कोई जवाब नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। मैं दाल खाता हूँ, तो ये क्या हो गया? क्या खा रहे हो? दाल खा रहे हो, दैट्स द सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुवचन बनायक वाला प्रत्यय निम्न में से है कई? तो कौन सा है? मने मन, मने मन भी है, जैसे कि उमन, इस प्रकार से सौभ्य मने, इस प्रकार से सौभ्य सौभ, यानी कि जो हो जाएगा आंसर इसका चारों उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ेक शब्द में मूल धातु का संबंध निम्न में से केकर आहे? ठीक है, पढ़ेक शब्द में मूल धातु का संबंध निम्न में से केकर आहे? तो ये जो है पढ़, ठीक है, पढ़ का जो है ये मूल धातु पढ़ेक है। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण कर लेखक कौन है? तो पीटर शांति नौरंगी जी हैं। कौन है? पीटर शांति नौरंगी जी इनके लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला और लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए दिलो जान से मैं मेहनत कर रहा हूं और एनालिसिस भी ला रहा हूं। आप लोग के लिए ही मैंने ये ऐप डेवलप करवाया है। ये 15 जुलाई को लॉन्च हुआ था। ठीक है, सिर्फ मैंने ये आप लोग की सहूलियत और अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही मैंने ऐप लॉन्च करवाया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको अगर टेस्ट देना हो तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कोर्स खरीदना हो तो कोर्स खरीद सकते हैं आप। कोर्स से भी PDF डाउनलोड हो जाता है, आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको रहेंगे यहाँ, तो ये सब आप लोग के लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण में कितने सर्वनाम का प्रयोग करल जाएला? नागपुरिया सदानी बोली के व्याकरण में कितने सर्वनाम का प्रयोग करा जाएला? तो 14 सर्वनाम का प्रयोग करा जाता है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि ये जो है आपका
ये 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस जो नागपुरी सेट 2 है, जो एडी क्लासेस पर अभी चल रहे हैं, ये सेट का क्लास आपको कैसा लगा और एनालिसिस कैसा लगा, ठीक है। एनालिसिस कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, और भी एनालिसिस आने चाहिए या नहीं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये तो देखिए एडी क्लासेस पर तो सेट होंगे कितने, आपका देखिए 22 से 23 सेट होंगे, ठीक है। और सारे का एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आपको कमेंट सेक्शन में, ये मेरे पास कम से कम तो 400 से 500 ये कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए कि 2300 जो है 2300 का एनालिसिस आना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा 23 का 23 एनालिसिस, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।